हेलो एवरीवन, यूनिट 6 वेव ऑप्टिक्स का एक और वीडियो लेके आ गए हैं। पहले क्या क्या किया है? वेव फ्रंट, हाइगन्स प्रिंसिपल एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। ये समझना है तो पुराने वीडियोस देखो। और इस वीडियो में क्या देखेंगे हम? इसमें हम देखेंगे कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलिए, क्या आपको पता होना चाहिए? पहली चीज, वेव फ्रंट क्या होता है? ठीक है, हाइगन्स प्रिंसिपल, उसके दोनों पॉइंट्स और रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, विच इज पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। चलिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, the resultant displacement produced by n number of waves at a particular point is the vector sum of the displacement produced by each of the waves। यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट y जो होगा that is equal to y1 plus y2 plus y3 plus up to n number of waves। या y1 पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट, y2 सेकंड का, एंड सो ऑन। कोहेरेंट सोर्सेज 2019 में पूछा था, two sources of light emitting light waves of same frequency and same wavelength are said to be coherent if they have a constant phase difference or no phase difference। ठीक है, कोहेरेंट सोर्स कहां से मिलेंगे? सोर्स और उसकी वर्चुअल इमेज, या दो रियल या वर्चुअल इमेजेस ऑफ द सेम सोर्स विल गिव कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, कोहेरेंट सोर्सेज क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपको सस्टेन्ड इंटरफेरेंस चाहिए तो उसके लिए कोहेरेंट सोर्सेज का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, दो सेपरेट या इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स जो है वो कभी कोहेरेंट नहीं होंगे, वो इनकोहेरेंट सोर्स होंगे। क्यों? क्योंकि उनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं होता है। तो इस सिनेरियो में आपको इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होगा और इंटेंसिटीज जो है दोनों सोर्सेज की जस्ट एड अप हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा, टू इंडिपेंडेंट सोडियम लैंप्स को भी आप कोहेरेंट नहीं कह सकते, क्योंकि इनसे जो लाइट आएगी उसमें फेज डिफरेंस जो है वो होता है और वो कांस्टेंट नहीं होता है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न आपका स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा से समझाता हूं। दो इंडिपेंडेंट सोडियम लैंप्स हैं, वो कोहेरेंट सोर्स नहीं हो सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनसे जो लाइट आएगी उसमें एब्रप्ट फेस चेंजेस होंगे, तो इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होता है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, द redistribution of light energy in a medium on account of superposition of light from two coherent sources, इसे कहते हैं इंटरफेरेंस। मैक्सिमम रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, जिसमें एक का क्रस्ट या ट्रफ दूसरे के क्रस्ट या ट्रफ पे पड़ता है। मिनिमम रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है डिस्ट्रक्टिव में, जिसमें एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ पे पड़ता है। यंग्स ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको लेमन टर्म में हम इस जीआईएफ में देख सकते हैं। और अगर हम स्टिल में देखें तो ये है, इसमें ये आपका हो गया सोर्स, S1 और S2 हो गए कोहेरेंट सोर्सेज, ये स्क्रीन है, ये पॉइंट सेंट्रल पॉइंट है, S1 और S2 से इक्वी डिस्टेंट है, यानी कि कोई फेज डिफरेंस नहीं। यहाँ मैक्सिमा होगी, यानी कि एक के क्रेस्ट पे दूसरे का क्रेस्ट या एक के ट्रफ पे दूसरे का ट्रफ। ये मैक्सिमम है तो इसके दोनों तरफ मिनिमम, फिर मैक्सिमम, मिनिमम, ये पैटर्न मिलता है। मैक्सिमम में एक के क्रस्ट पे दूसरे का क्रस्ट होता है या एक के ट्रफ पे दूसरे का ट्रफ, और मिनिमम में एक के क्रस्ट पे दूसरे का ट्रफ होता है। चलिए, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो हमने कहा कि हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं S1 एंड S2। ठीक है, जो मोनोक्रोमेटिक वेव्स बनाएंगे जिससे इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय S1 इज y1 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, दूसरे का होगा y2 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई, वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस। ठीक है, रिजल्टेंट होगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। हमने y1 और y2 की वैल्यू रखी, यहाँ पे a कॉमन निकला, फिर हमने लगाया फॉर्मूला।
फॉर्मूला कौन सा लगाया हमने, cos b माइनस ए अपॉन 2 इंटू कॉस b प्लस ए अपॉन 2। उससे मेरे पास आया y इज इक्वल टू 2a cos 5/2 एंड cos ओमेगा t प्लस 5/2। ठीक है, यहाँ पे ये 2a cos 5/2 इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट वेव का कितना निकला, 2a cos 5/2। ठीक, तो इंटेंसिटी अगर हम देखें, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो इंटेंसिटी आपकी निकलेगी 4a² cos स्क्वायर 5/2। हमने यहाँ पे a स्क्वायर की जगह I0 यानी कि इनिशियल इंटेंसिटी लिया है, इसीलिए I इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2 आ गया। ठीक, अब अगर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना है तो उसमें इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब cos स्क्वायर 5/2 हो जाए 1, यानी कि आपका फेज डिफरेंस आ जाए phi इज इक्वल टू 2n पाई। उस सिनेरियो में ये वैल्यू आपका कितनी निकलेगी, cos स्क्वायर 5/2 इज इक्वल टू आपका 1 आ जाता है, यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी। ये तो निकला फेज डिफरेंस। अगर पाथ डिफरेंस निकालना हो वो क्या होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, और उससे मुझे निकलता है पाथ डिफरेंस n लैम्डा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आई मिनिमम वो कब होगा, जब cos स्क्वायर 5/2 हो जाए 0। वो कब होगा, जब फेज डिफरेंस हो आपका 2n-1 पाई के बराबर। अब पाथ डिफरेंस निकालें तो वो निकलेगा आपका 2n-1 लैम्डा बाय 2। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला, इफ वन ऑफ द टू आइडेंटिकल स्लिट्स प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस इन यंग्स एक्सपेरिमेंट is covered with glass so that the light intensity passing through it is reduced by 50%, find the ratio of the maximum and minimum intensity of the fringe in the interference pattern। तो हमें दिया है ग्लास स्लैब को इंट्रोड्यूस किया या ग्लास शीट को इंट्रोड्यूस किया, तो इंटेंसिटी हो गई हाफ, यानी कि I2/I1 हो गया 1/2। तो रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड कितना निकलेगा, 1/√2। क्यों, क्योंकि हमने कहा था इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ इंटेंसिटी के, तो ये आ गया 1/√2। अब I max बाय I min होगा a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम इंटेंसिटी में दोनों के एम्पलीट्यूड ऐड होंगे फिर उसका स्क्वायर, और मिनिमम में दोनों के सब्ट्रैक्ट होंगे फिर उसका स्क्वायर। अब हम यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 1/√2 अपॉन 1 माइनस 1/√2। ये कैसे आया, हमने यहाँ पे पूरे को a1 से डिवाइड किया तो 1 + a2/a1 हो जाएगा और a1 माइनस a2/a1। ठीक, इसको हमने सॉल्व किया तो आया √2 + 1 अपॉन √2 - 1 का होल स्क्वायर। उसे सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 34 आता है। What is the effect on the interference fringe in Young's double slit experiment when the width of the slit is increased? ठीक है, और मोनोक्रोमेटिक को आपने व्हाइट लाइट से रिप्लेस किया। तो अगर सोर्स स्लिट की विड्थ इंक्रीज करोगे तो पैटर्न आपका लेस शार्प हो जाएगा, और मोनोक्रोमेटिक की जगह अगर व्हाइट लाइट यूज करोगे तो सेंट्रल तो व्हाइट होगी, बाकी जो है आपका रेड कलर फ्रिंजेस होंगे आइदर साइड में। Question number 3. Find the intensity at a point on a screen in Young's double slit experiment where the interfering waves of equal intensity have a path difference of λ/4, λ/3, λ/6। ठीक है जी, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2, और फेज डिफरेंस का होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस का क्या था हमारा, पाथ डिफरेंस का था हमारा लैम्डा अपॉन 2π इंटू फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस का है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। ठीक, तो पहला केस देखते हैं, λ/4 हमने निकाला फेज डिफरेंस, 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, इससे निकला π/2 यानी कि 90 डिग्री। हमारा फॉर्मूला था I इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर
5/2, 5 की जगह 90 रखा तो ये बन गया 4I0 cos स्क्वायर 45, cos 45 की वैल्यू रखी, सॉल्व किया तो ये निकला 2I0। लैम्डा बाय 3, इसमें हमने फाई निकाला, निकला 120 डिग्री, फिर हमने फॉर्मूला में पुट किया तो यह 4I0 cos स्क्वायर 60, सॉल्व किया तो निकला I0। लैम्डा बाय 6, फाई निकाला, वो निकला 60 डिग्री, आई आपका आया 4I0 cos स्क्वायर 30, वैल्यूज पुट की तो ये निकला 6I0 के बराबर। Question number 4. In Young's double slit experiment using monochromatic light of wavelength lambda, the intensity of light at a point on the screen where path difference is lambda is k units. Find the intensity at a point on the screen where path difference is lambda by 4, lambda by 3, 2 lambda by 3. पिछले जैसा ही लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड्स में पूछा हुआ है। चलिए, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस और इंटेंसिटी। तो पाथ डिफरेंस हो गया आपका लैम्डा, उस सिनेरियो में आपका फाई निकलता है 360 डिग्री और उस सिनेरियो में आपकी इंटेंसिटी है के। ये क्वेश्चन में गिवन था। अब हमारा पहला पार्ट है लैम्डा बाय 4, उसमें हमारा फेज डिफरेंस निकला 90 डिग्री, तो ये हो गया 4I0 cos स्क्वायर 90/2। ठीक है, वैल्यूज रखी, ये निकला 4I0 अपॉन 2 और 4I0 किसके बराबर है के, तो ये निकल गया k/2। लैम्डा बाय 3, फाई निकला 120, हमने वैल्यूज रखी, ये निकला 4I0/4, 4I0 के बराबर है तो ये k/4 आ गया। 2 लैम्डा बाय 3, इसमें फाई निकला 240 डिग्री, हमने वैल्यूज पुट की तो ये हमारा निकला 4I0/4 cos 120 माइनस 1/2, लेकिन स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आएगा, 4I0 की जगह k, तो ये k/4 आ गया। Question number 5. State the phenomena of light involved in the formation of colored soap bubbles. Answer is interference of light due to soap bubble. State the importance of coherent source in interference. So अगर coherent source नहीं होंगे तो phase difference जो होगा वो change करेगा और sustained interference नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए coherent sources required है sustained interference के लिए। Why are coherent sources necessary to produce a sustained interference? क्यों? क्योंकि कोहेरेंट सोर्स जो है वो इंश्योर करते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं करेगी क्योंकि कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है। ठीक है, वाई कैन नॉट द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस बी ऑब्जर्व बाय इल्यूमिनेटिंग 2 पिन होल्स विद 2 सोडियम लैंप्स? क्यों? क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट सोर्सेज कोहेरेंट नहीं होते हैं, या ये कह सकते हैं इनमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं होता है। Acknowledgement Google, Bing, NCERT सबका धन्यवाद, and do watch the next video which is on fringe width. Thank you so much.